जय माता की मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैंने नक्षत्रों का पाठ दोबारा स्टार्ट किया है। पहले बहुत से पाठ नक्षत्रों के विषय में मैं दे चुका हूँ और जो पाठ मैंने स्टार्ट किया है उनको कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उसका तरीका भी मैं पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आपको सीखना है, ज्ञान लेना है, तब उन पाठों का अध्ययन कीजिए, थोड़ा अच्छा हो जाएगा आपके लिए। और अगर केवल अपने विषय में जानकारी रखनी है, अपनी दिनचर्या में सुधार करना है, तो आप उन पाठों का अध्ययन करें या नहीं करें आपके ऊपर, लेकिन इसका जरूर करें। और करके केवल सुने नहीं, उसके हिसाब से आप अपनी नोटिंग रखें और नोटिंग रख के उसको अपनी दिनचर्या में शामिल करें, तब इसका फायदा मिलेगा। मैं आपको कोई उपाय या आपको कोई लंबी चौड़ी कोई वो चीज़ें नहीं बता रहा हूँ कि ये काम करो, ये मंत्र जाप करो, वो करो, ये सब चीज़ें मैं कुछ नहीं बताता हूँ। बहुत कम मेरा अगर बताना भी होता है तो मैं इस तरह के काम या इस तरह की चीज़ें बताता हूँ जो आपके घर में आराम से मिल सके। उसके विषय में अगर जानकारी करनी है तो प्रत्येक ग्रह का मैंने शुरू में इसी तरह का पाठ दिया था कि कौन से ग्रह में, अगर आपके पास जन्मपत्री नहीं है और आपकी बर्थ डेट आपको पता नहीं है, तो आपको कैसे पता चले कि मेरा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है और उसका क्या उपाय मैं कर सकता हूँ। देखिए, कोई भी चीज़ जब खराब चलती है और उसका उपाय जब आप करना चालू करते हैं तो आप उसको ये मत समझिए कि ये कोई एलोपैथिक मेडिसिन है जो लेते ही आराम हो जाएगा। ये पैरासीटामोल की कोई टेबलेट नहीं है जिससे आपको तुरंत बुखार में आराम हो जाएगा। उन उपायों को आपको अनवरत करते रहना पड़ेगा जब तक उस पीड़ा का अंत ना हो, और कंटिन्यू में भी रखें तो वो उपाय ऐसे है कि इससे कोई भी चीज़ का तकलीफ या साइड इफेक्ट नहीं होता। आप मेरे को एक बात बताइए कि हम लोग अगर जानवरों को खाना खिलाते हैं तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, या हम लोग कोई मंदिर वगैरह जाते हैं तो उससे क्या साइड इफेक्ट हो सकता है? कुछ नहीं होता है। मेरे उपाय उसी टाइप के, जिससे आम आदमी, साधारण आदमी, एक मिडिल श्रेणी या गरीब आदमी भी इजीली कर सके उस उपायों को। तो आप उन पाठों का अध्ययन कीजिए और आपके पास अपना ये पता है कि मेरा जन्म तिथि वगैरह सब पता है, तो आपका नक्षत्र भी आपको पता होगा और उस नक्षत्र के हिसाब से आपको अपनी दिनचर्या में सुधार करना है। सुधार क्या करना है? आपके नक्षत्र के हिसाब से आप ये देखिए कि प्रेजेंट, वर्तमान समय में आपके पास पंचांग है फिजिकली, तो उसके द्वारा देख सकते हैं। अगर पंचांग नहीं है तो स्मार्टफोन प्रायकर सबके हाथ में मिलता है। आप ज्योतिष का कोई भी ऐप अच्छा डाउनलोड कर लीजिए, उसके द्वारा आपको सब चीज़ का ये सब जानकारी मिलती रहेगी। तो उसमें आपको ये देखना है, सूर्य धनिष्ठा, मंगल मृगशिरा, बुध हस्त नक्षत्र, गुरु भरणी नक्षत्र, सूर्य शुक्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, शनि रेवती नक्षत्र, राहु और केतु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। इन नक्षत्रों में ये ग्रह नहीं होने चाहिए। ये ग्रह हो जब इन नक्षत्रों में होंगे तो पुनर्वसु नक्षत्र को कोई न कोई पीड़ा जरूर मिलेगी, खासकर पापी और क्रूर ग्रहों की वजह से। बाकी अगर शुभ ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो इतना आभास नहीं होता है उस चीज़ का। लेकिन अगर पापी और क्रूर ग्रह है, कौन से? सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु, ये अगर अपने इन नक्षत्रों में है तो कुछ न कुछ तकलीफ ये जातक को देते हैं। अब उसका बचाव क्या है? खासकर आप ये ध्यान रखिए कि शनि और राहु केतु तो बहुत टाइम लगेगा आपको, हो सकता है हो भी और हो सकता है नहीं भी हो, क्योंकि ये लॉन्ग स्टे करते हैं। तो ये अगर एक नक्षत्र में आज है तो मोटा मोटी वो अपना पूरा एक राशि पे स्टे में ये लोग 2.25 नक्षत्र के आसपास निकाल देते हैं। तो आपके नक्षत्र में आ भी सकते हैं, इन नक्षत्रों में नहीं भी आ सकते हैं। आएंगे तो भी कम से कम इनको 15 साल लगेगा, 12 साल लगेगा, और राहु को भी नहीं करते भी 7-8 साल लगेगा। लेकिन सूर्य और मंगल का ध्यान रखना है, ये साल में एक बार आपके इन नक्षत्रों में जरूर आएंगे। तो उस समय में उससे कनेक्टेड जो काम है, जैसे सूर्य से हम लोग कारकत्वों का भी मैंने पाठ पोस्ट किया हुआ है कि कौन से ग्रह के क्या कारकत्व है, तो उसके हिसाब से आप उसका ध्यान रख लें
कि सूर्य आपको मान सम्मान में कमी दे सकता है अगर धनिष्ठा नक्षत्र में आया तो। अननेसेसरी कोई फालतू के काम में, लड़ाई झगड़े में आपको फंसा सकता है। पिता से कोई अनबन हो सकती है। और बाकी आपकी कुंडली में सूर्य कौन से स्थान का स्वामी है और कहाँ प्लेस है, उसके हिसाब से उस स्थान की कुछ न कुछ हानि ये दे सकता है। और मंगल जैसे मृगशिरा में आ गया तो मंगल क्या दे सकता है? भाइयों से अनबन दे सकता है, बिना मतलब का किसी के साथ झगड़ा हो सकता है। तो करना क्या है, जब आपको पता चल गया है कि सूर्य मेरा धनिष्ठा नक्षत्र में आ गया है तो उससे संबंधित कामों के प्रति थोड़ा सचेत रहे। हो गया, इतना ही तो ध्यान रखना है। और जितना हो सके भगवान का नाम या अपने माता पिता के पास रहे, या घर में प्यार से पूरा उस टाइम को, क्योंकि ज़्यादा समय तो रहेगा नहीं। सूर्य मुश्किल से एक नक्षत्र में 15 दिन या 13 दिन के आसपास रहेगा। और वैसे ही मंगल है, मंगल ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन 25 दिन रहेगा। तो जब वो निकल जाए तो आप फ्री है। लेकिन शनि और राहु केतु अगर इन नक्षत्रों में है तो पुनर्वसु नक्षत्रों के लिए बहुत लंबे समय की पीड़ा हो जाती है। तो उस समय में आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उस समय में क्या होता है कि अगर ये नक्षत्र आ गए और आपकी कोई शुभ ग्रह की महादशा चल रही है, गोचर में भी आपके ग्रह शुभ चल रहे हैं, तो हो सकता है आपको जनरली उतना पीड़ा का आभास नहीं, कम हो। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो 100% अच्छा फल मिलना चाहिए था, इस गोचर की वजह से आपको वो फल नहीं मिला। और अगर आपकी महादशा भी खराब चल रही है और उस समय में ये ग्रह भी ऐसी पोजीशन में आ गए, तब आपको ज़्यादा पीड़ा का एहसास कराएंगे। तो उससे बचने के लिए ये नोटिंग करके रखना है आपको कि आपका सूर्य, जरा सा एक नोटिंग करके रखना है। और उसके हिसाब से आप पंचांग या ऐप देख के आप वो डेट भी निकाल सकते हैं कि इस समय में मेरे को कुछ विशेष अलर्ट रहना है। उसके बाद में आप देखिए, आपका नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद, अश्विनी, धनिष्ठा, अभिजीत या श्रवण। अब अभिजीत नक्षत्र को किसी ग्रह का स्थान नहीं मिला, लेकिन अभिजीत नक्षत्र डेल आता है, ये आपको भी ध्यान में होगा। हो सकता है पूरा दिन नहीं रहे। तो अभिजीत और श्रवण दोनों का ध्यान रखना है, क्योंकि उसके बाद में श्रवण आता है। और कृत्तिका, इन नक्षत्रों में कोई भी अशुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। तो अभिजीत तो आप एक बार भूल ही जाइए, क्योंकि अभिजीत में तो आएगा भी नहीं जनरली ग्रह। और श्रवण को ध्यान रखना। तो कोई भी अशुभ ग्रह इन नक्षत्रों में जब गोचर करेंगे तो वो आपको पीड़ा देंगे। अगर शुभ ग्रह गोचर करेंगे तो आपको फायदा देंगे। शुभ ग्रह का इतना टेंशन नहीं है। लेकिन सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, इनके सामने जो नक्षत्र है उनका तो आपको ध्यान रखना ही है। उनके अलावा इन नक्षत्रों का भी आपको ध्यान रखना है। इन नक्षत्रों में ये ग्रह नहीं होने चाहिए पुनर्वसु वालों के लिए। तो इसके साथ इसका भी नोटिंग कर लीजिए। उसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी, मूल और पूर्व भाद्रपद, इन तीनों का विशेष ध्यान रखना है। इन तीनों नक्षत्रों पे ये चारों ग्रह में से कोई भी नहीं होना चाहिए। इनका विशेष ध्यान रखना है। सबसे मतलब मेजर प्रायोरिटी इसको रखिए आप। इनमें अगर इन तीनों नक्षत्रों में अगर ये चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह आया तो ये कुछ विशेष पीड़ा का एहसास उस समय में करवाएंगे। तो उसका नोटिंग करके रख लिया आपने। अब आइए शुभ समय के लिए या शुभ नक्षत्र के लिए बातें करते हैं। पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, मघा, मूल, अश्विनी, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, आद्रा, स्वाति और शतभिष। ये आपके लिए शुभ नक्षत्र है। अब नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, ये ध्यान रखिए आप पंचांग में, या आप पंचांग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या पंचांग है तो उससे देख लीजिए, या ज्योतिष ऐप से भी आपको पता चल जाएगा। नक्षत्र डेली चेंज होते हैं, ग्रह अपने हिसाब से चेंज होते हैं। उनके बारे में मेरा पूरा पाठ पोस्ट किया हुआ है। आपको अगर अच्छी तरह ज्ञान प्राप्त करना है तो उनको सुनिए जाके, क्योंकि इस चैनल में मैं 200 के आसपास पाठ अभी तक पोस्ट कर चुका हूँ। राशियों के भी करते रहता हूँ मंथली। तो राशियों के विषय में तो जैसे मेरा जुलाई का किया हुआ है, तो जुलाई तो चली गई, तो उसको सुनने का ज़रूरत नहीं है। अगस्त का आप सुनना चाहते हैं तो अगस्त भी चला गया अभी। हाँ, सितंबर का मेरा है तो उसका सुन सकते हैं आप। उसके अलावा गोचर के विषय पे या गोचर सब्जेक्ट पे मेरा विशेष जोर है। कारण क्या है, आप सबको पता है अच्छी तरह से
जो जन्म कुंडली बनती है उसके विषय में क्या क्या बातें बताई जाती है, क्या क्या योग बताए जाते हैं और उसका किस तरह से प्रिडिक्शन होता है, वो एक अलग मैटर है। मेरा उसके बारे में थोड़ा अलग थिंकिंग है, क्योंकि ज्योतिष सब्जेक्ट जो है ना, आप उसको किस तरह से समझते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ज्ञान के ऊपर डिपेंड है, आपको उसका कितना नॉलेज हुआ है, उन योगों को आप किस तरह से समझते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। इसीलिए हर विद्वान हर श्लोक का अपने हिसाब से व्याख्या करता है। मेरा अपना थोड़ा दिमाग थोड़ा अलग टाइप से है, मैं उसको अभ्यास में भी अलग तरीके से ही देखता हूँ और उसका मेरे को अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। मैं वही चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। कोई भी चीज़ आपको जो जन्मपत्री में जिस समय में जो ग्रह जहाँ प्लेस थे, जितने अंशों पे थे, जो नक्षत्र आपका था, उस समय में वो ग्रह आपके बाल रूप में आपको जो तत्व मिलना चाहिए उनसे संबंधित उन्होंने आपको उस प्रारब्ध के हिसाब से आपको दे दिया और वो अपने पथ पे आगे बढ़ गए। वो आपके लिए ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, वो चले गए, उस कक्षा से निकल चुके हैं। वो आज जब आप सुन रहे हैं, आपकी एज डिफरेंट होगी। मिनिमम 15 साल से नीचे वाला तो ये सब वीडियो कोई सुनता भी नहीं है, तो आपकी 15 साल तो मिनिमम बीत चुकी है। अब आप कितनी उम्र में इस वीडियो को सुन रहे हैं, उतनी उम्र आपकी बीत चुकी है। वो ग्रह जो आपको जन्म समय में मिले थे वो वहीं पे स्थिर नहीं है, वो कितना बार उस कक्षा से वापस घूम के जा चुके हैं। तो आपको ध्यान रखना है गोचर का, क्योंकि जो फल देगा ना वो गोचर देगा, वो ग्रह नहीं देंगे। उन्होंने जो देना था दे दिया, उसके हिसाब से आपका बॉडी स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से आपका दिमाग, उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य, उसके हिसाब से आपकी शिक्षा जो चल रही है और जो आपको मिल चुकी है, उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट चल रहा है। कि आपको कोई चीज़ है जो आपको मिली है और वो तत्व उस उम्र के हिसाब से वो आपका कमती बेसी होते जा रहा है। वो कमती बेसी होने का कारण, वो शुभ और अशुभ परिणाम मिलने का कारण वो ग्रह नहीं है जो आपको बचपन में मिले थे, उनका कारण है गोचर के ग्रह। गोचर में आप कैसा बर्ताव कर रहे हैं, कैसे कर्म कर रहे हैं, किस तरह के काम कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंड है वो जो फल आपको प्रेजेंट में मिल रहे हैं। उस फलों को आप सुधार सकते हैं। बोलता है भाग्य नहीं बदल सकता, सही बात है, भाग्य कोई नहीं बदल सकता, लेकिन भाग्य के हिसाब से जो आपको मिला है उसको आप स्थिर तो रख सकते हैं ना, उसमें तो परिवर्तन नहीं आएगा। कम से कम जो आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है, आपके गोचर की वजह से, आपके कामों की वजह से आपको तो नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करते हैं, गोचर का विशेष ध्यान रखते हैं और उसी के अनुरूप काम करते हैं, तो आपको वो खराब परिणाम कोई ज़रूरी नहीं है मिले। अब इस तरह से आप ये समझेंगे कि इस गोचर से क्या आपका पूरा विकास हो जाएगा, क्या आपकी सब कुछ ठीक हो जाएगी? नहीं, लेकिन इस गोचर से आप इस लायक ज़रूर बन जाएंगे कि आपको समझ में आ सके कि हकीकत क्या है और किस तरह से शांति हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह से अशुभ परिणाम जो उतने नहीं मिलने चाहिए थे उसके बावजूद आपको मिल रहे हैं, उसमें कमी कर सकते हैं। इतना सही तो ध्यान रखना है। डेली नक्षत्र चेंज होते हैं उसका ध्यान रखना है। गोचर में जो पापी ग्रह जो नक्षत्रों में आते हैं उनका ध्यान रखना है। आपके जन्म नक्षत्र के हिसाब से ये जो नक्षत्र है उनका ध्यान रखना है, और बाकी ये 3 नक्षत्र जो वेद होते हैं आपके नक्षत्र के हिसाब से, उन तीनों का ध्यान रखना है। उसके अलावा चंद्रमा का विशेष ध्यान रखना है। हालांकि मैं सब ग्रहों के पाठ पोस्ट कर चुका हूँ कि कौन से ग्रह कौन से स्थान पे अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ पे चंद्रमा को मैंने इसीलिए बताया है कि चंद्रमा 2.5 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेता है। अब आपकी राशि कोई भी है, उस राशि के हिसाब से 1, 3, 6, 7, 10, 11 स्थानों पे चंद्रमा का शुभ गोचर रहता है।
से आपका आज आपकी राशि के हिसाब से आपका 12वां गोचर चल रहा है, तो अगर आज ही आया है तो 2.5 दिन बाद में वो आपकी राशि के ऊपर आ जाएगा, तो वो आपके लिए शुभ हो जाएगा। उस दिन के हिसाब से अगर कोई काम करेंगे तो उसके शुभ परिणाम मिलेंगे। अब आपको कोई काम करना है, कोई नई नौकरी ज्वाइन करनी है, पुराने वाली छोड़नी है, कोई नया काम आपको बिजनेस में करना है, कोई नया चीज़ ज्वाइन करना है, या कोई ज़मीन का सौदा करना है, या कोई नौकरी ज्वाइन करनी है, या कोई अच्छा काम, मांगलिक कार्य हो चाहे कुछ भी हो, वो सब करना है आप। तो अगर सही समय में हम लोग उस काम को देख के करें, हर समय देखने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर समय के लिए मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि आप एक डेट डिसाइड कर ले कि सूर्य इस समय आपका सही नहीं चल रहा है, तो आप इन तरीके के इस टाइप के कामों में आप इंटर नहीं होंगे, कम से कम इतने दिन तक। इतना सा ध्यान रखना है। बाकी आप डेली नक्षत्र देखते रहिए, आपके हिसाब से आज पुष्य नक्षत्र है और आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप प्रफुल्लित रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी का कोई लफड़ा नहीं होगा, स्मूथली अपना काम करेंगे और शाम को वापस घर आ जाएंगे। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र नहीं है, दूसरा नक्षत्र है, तो आपको इतना सा ही तो ध्यान रखना है, फालतू के काम में इंटेंगल नहीं होना है, फालतू का काम नहीं करना है। चंद्रमा का भी शुभ गोचर नहीं है, तो मेरे को बिना मतलब का कोई काम में इंटरफेयर नहीं करना है, मेरे को मेरा काम करना है, चुपचाप अपने घर में आना है। और जहाँ तक हो सके अपने इष्ट देव का या अपने जिसका भी आप कुल देवता हो, इष्ट देवता हो, जिसका भी ध्यान या पूजा करते हैं, उसका नाम लेते रहना है। बस इतना सा ही तो बात है। इसके शुभ परिणाम जब मिलने चालू होंगे तब आपको पता चलेगा कि इनका महत्व क्या है, क्योंकि हम लोगों को मिल रहे हैं। हम लोग अपनी दिनचर्या को इसी तरह व्यवस्थित करके रखा है कि हम लोगों को अच्छी तरह पता है कि कल हम लोगों को ये काम नहीं करना है, कल किसी के साथ फालतू का वार्तालाप नहीं करना, किसी नए आदमी के साथ मेल मिलाप नहीं करना। अरे गलती से कोई भी मिल भी गया तो बस उसको अच्छा से शांति प्रिय शब्द बोल के और उससे निकल के आ जाना। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा कोई कर रहा है तो छुटाने के लिए भी नहीं जाना है, फालतू का बकवास भी नहीं करना है, अपने काम से मतलब और चुपचाप घर आना। इतना सा अगर व्यवस्थित कर ले तो बहुत कुछ तकलीफ़ों से, बहुत कुछ कामों से हम लोगों का बचाव हो सकता है, और बहुत कुछ अच्छे काम जो बुरे समय में करने की वजह से अशुभ परिणाम दे रहे थे, वो हम लोगों को शुभ परिणाम दे सकते हैं। दिनचर्या का, ग्रह गोचर का फल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है जीवन पे, और नक्षत्रों का कुछ विशेष योगदान होता है गोचर का फल देने के लिए। तो आशा है मित्रों आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। कोशिश यही है कि साधारण भाषा में जो हम लोग आपस में बात करते हैं उस भाषा में मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपको कैसा लग रहा है वो आप कमेंट करके बताएंगे। अगर कुछ सुधार करना है तो वो भी आप बताइए, जहाँ तक हो सका मैं ज़रूर करूँगा। आपका कोई रिक्वायरमेंट है, कोई अलग सब्जेक्ट पे, अलग ग्रह पे कुछ वीडियो बना के पोस्ट करना है तो वो भी मेरे को बताइए, मैं ज़रूर करूँगा। और अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय माता।